हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें प्रोबेबिलिटी सीरीज जो है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 की। लेकिन उससे पहले इसके थोड़ा बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर होना क्या है, यहाँ पर होना है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग अगर क्लास 10th में हैं या फिर आपके छोटे भाई बहन क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप एक सर्च कर रहे हैं कि ऐसा सैम्पल पेपर जिसकी हेल्प से आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। क्योंकि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सैम्पल पेपर आपकी बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि आपको एक फॉर्मेट पूरा ऐसा मिलता है जैसे आप बोर्ड एग्जाम के अंदर एग्जाम देने वाले हो। कई बार ऐसा होता है कि हम चैप्टर वाइज तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन जब एक इकट्ठा पेपर की बात आती है तो वहाँ पर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि किस तरह से टाइमली पेपर को कंप्लीट करें। तो उसके लिए ज़रूरत होती है एक सैम्पल पेपर की, और एक अच्छे सैम्पल पेपर की जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हों जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हो। ये नहीं कि आलतू फालतू के क्वेश्चन डाल दिए। तो ऐसे एक सैम्पल पेपर है ये एजुकाजॉन कंपनी का। तो इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स के पेपर मिल जाएंगे। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का है तो सारे सैम्पल पेपर्स इनके अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट के। अब इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने जो आपको सीबीएसई का जो 2023 में पेपर हुआ था वो पेपर आपको पूरा सॉल्व करके दे रखा है, ताकि आप पिछले पेपर को देख के समझ सके कि पेपर का लेवल किस तरीके का था और आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके की है। इसके अलावा जो इस साल सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया है वो भी इसके अंदर आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको 10 प्रैक्टिस सैम्पल पेपर इसके अंदर और प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। तो ये एजुकाजॉन का सैम्पल पेपर है। इसको आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ पर जाके उस लिंक के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। रेट इसके रीजनेबल है। तो आप अपनी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए इन सैम्पल पेपर्स का सहारा ले सकते हैं। इनको आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सैम्पल पेपर तो मार्केट में बहुत सैम्पल पेपर हैं, लेकिन एक अच्छे सैम्पल पेपर की आपको रिक्वायरमेंट होती है जो आपकी बोर्ड एग्जाम की जो नीड है उसको फुलफिल कर सके। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर जाके जिस सब्जेक्ट का भी आपको सैम्पल पेपर चाहिए वो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, वो समझना है। अभी जो पिछली जो 2-3 वीडियोस थी उसमें हमने करा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी आपको बनाना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ में और वहाँ में क्या चेंजेस हैं और क्या क्या आपको यहाँ पर चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। हमें पता कैसे चलेगा कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करना है या नॉर्मली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से करना है। तो उसके लिए आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंडीशंस है वो ध्यान में रखनी है। कहता है कि इफ रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ n ट्रायल्स, अगर उसके अंदर n नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, देन दीज ट्रायल्स आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स या बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है ये। इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब यहाँ पर ये जो दो कंडीशंस जो आपको दे रखी है उन कंडीशंस को ध्यान रखना है, उन कंडीशंस को समझना है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करना है या नॉर्मली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से करना है। हालांकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको इसमें भी बनाना पड़ सकता है, जैसे हम टेबल वहाँ बनाते थे, टेबल यहाँ भी आपको बनानी पड़ सकती है। लेकिन इसमें बाकी चीज़ों में क्या फ़र्क है क्या फ़र्क नहीं है वो सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहली बात जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कह रहा है n इज़ फाइनाइट एंड इज डिफाइंड बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगिंस। यानी जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हो ना, तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स करने हैं। ठीक है, ये नहीं कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप डिसाइड करोगे कि हमारे पास 4 टेल आ जाए 5 टेल आ जाए, हम उसके बाद वहीं रोकेंगे। वो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि आपको कहाँ पर स्टॉप करना है। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, ईच ट्रायल हैज़ ओनली 2 पॉसिबल आउटकम यूजुअली कॉल्ड सक्सेस एंड फेलियर। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही ट्रायल होंगे, या तो सक्सेस या फिर फेलियर। या जैसे आप समझ सकते हो, जैसे कोर्ट रूम ड्रामा आपने अक्सर देखे होंगे। कोर्ट रूम में एक बंदा आता है, अब उस बंदे से पूछा जाता है कि भाई गिल्टी और नॉन गिल्टी। तो 2 ही कंडीशन है, या तो गिल्टी है या नॉन गिल्टी है, और कोई वहाँ ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे नहीं कि पार्शल गिल्टी है पार्शल गिल्टी नहीं है, या तो गिल्टी है या फिर नॉन गिल्टी है। तो यहाँ भी आपके पास 2 ही केसेस बनेंगे, सक्सेस और फेलियर। ठीक है, या तो सक्सेस होगी या फेलियर होगी। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है, द रिजल्ट ऑफ एनी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑल अदर ट्रायल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि जो रिजल्ट ऑफ ट्रायल होता है वो दूसरे ट्रायल से अफेक्ट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा। जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पीछे 9.1 या 9.2 में क्वेश्चंस करे हैं, उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो विदाउट रिप्लेसमेंट के थे। अब विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि एक ट्रायल दूसरे ट्रायल से अफेक्ट हो जाता है। सपोज आपके पास 5 बॉल है, ठीक है, टोटल बॉल 10 है,
5 आपके पास वाइट बॉल है और वाइट बॉल में से आपने पहले वाइट बॉल निकाली तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 5/10। अब क्योंकि वहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं है, जब जब आप अगली बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे वाइट की, तो वाइट बॉल अब रहेगी आपके पास 4, टोटल रहेगी 9, तो प्रोबेबिलिटी बनी 4/9। यानी जो पहले वाली बॉल निकली थी उसने अफेक्ट करा दूसरे वाले की बॉल की प्रोबेबिलिटी को। लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होगा, जो एक ट्रायल है वो दूसरे ट्रायल से अफेक्ट नहीं होगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट वाले केसेस होंगे, मतलब आपको रिप्लेसमेंट करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं करना है। दूसरी चीज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P, सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम P मानेंगे, डज नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। वही चीज है जो थर्ड में हमने करा, ये भी वही चीज है कि जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है ना वो ट्रायल टू ट्रायल चेंज नहीं होगी। अगर आप व्हाइट बॉल को सक्सेस ले रहे हो तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी थ्रू आउट द ट्रायल, चाहे आपने 10 बॉल निकालनी हो, चाहे 5 बॉल निकालनी हो, चाहे 3 बॉल निकालनी हो, वो थ्रू आउट प्रोबेबिलिटी सेम रहनी चाहिए, तभी वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस बनेगा। और वो प्रोबेबिलिटी सेम कब रहेगी? जब विद रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है। यानी विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है, वहाँ पर विद रिप्लेसमेंट है। जो आपने बॉल निकाली एक बार, प्रोबेबिलिटी निकाल कर भैया उसको वापस डाल देना है, अपने घर लेके नहीं जाना है। तो ऐसे केसेस के अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। अब क्वेश्चन के अंदर या तो आपको क्लियरली मेंशन होगा कि भाई विद रिप्लेसमेंट, लेकिन कई बार ऐसे केसेस आएंगे जिसमें कुछ भी मेंशन नहीं होगा, तो पता कैसे चलेगा कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है? तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर क्या होता है, वो अंडरस्टूड होता है। जैसे मान लो कॉइन आ गया, अब कॉइन के केस में आपको वो बोलेगा नहीं कि विद रिप्लेसमेंट है। आपने कॉइन को एक बार टॉस करा, हेड आया या टेल आया, जब आप दूसरी बार टॉस करोगे तो तब भी हेड या टेल ही तो आएगा। अब उसमें ऐसा तो नहीं कि एक बार हेड आ गया तो आप उसमें हेड को वहाँ से मिटा मिटा के या उसको खुरच के यहाँ पर हेड को ख़त्म कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। हेड तो हेड ही रहेगा वहाँ पर। तो आप चाहे 10 बार टॉस करो, चाहे 50 बार टॉस करो, आना हर बार 2 ही आउटकम है, हेड और टेल। तो हेड की प्रोबेबिलिटी थ्रू आउट सेम रहेगी। अगर आप डाइस का क्वेश्चन करते हो, डाइस में क्या होता है, 6 नंबर होते हैं। अब डाइस को आप चाहे एक बार फेंक लो, चाहे 10 बार फेंक लो, 6 नंबर के 6 नंबर ही रहेंगे ना, वो कम या ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो ऐसे केसेस के अंदर विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड नहीं होगा, वो अंडरस्टूड होता है। वो आपको खुद समझना है कि यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट का केस ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस अपने आप बन रहा है, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस है, इनको आपको ध्यान रखना है। प्लस P और Q का मतलब है सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल्स टू 1। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे रखी है तो फेलियर निकालने के लिए 1 में से उसको माइनस कर दो, फेलियर दे रखा है तो सक्सेस की निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दो, ठीक है। दोनों में से आप किसी भी केस से निकाल सकते हो। अब इसके अंदर हमें फार्मूला लगाना क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे कैसे। अब डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए कह रहा है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल है और x उसमें एक रेंडम वेरिएबल है जो हम डिनोट करते हैं सक्सेस के लिए, ठीक है, डिनोटिंग द नंबर ऑफ सक्सेस इन दीज n ट्रायल्स, x वेरीज फ्रॉम 0 to n, x की वैल्यू 0 से n तक कुछ भी हो सकती है। इफ़ p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सो दैट p प्लस q इक्वल्स टू 1, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r सक्सेस, अगर हमें उसमें से r नंबर ऑफ सक्सेस निकालनी है, ठीक है, एंड n माइनस r फेलियर, अगर टोटल इवेंट आपके पास n है, अगर आप r सक्सेस को ले रहे हो तो n माइनस r तो ऑब्वियसली फेलियर बन गया। तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या बनेगा, px इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू ncr p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r। ncr n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, r जितने भी आपको सक्सेस निकालनी है, p की रेज टू पावर r, p का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर r कर देनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n माइनस r कर देनी है। तो इस तरह से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसका निकालेंगे। क्वेश्चंस हम अभी कुछ करते हैं ताकि उससे आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड्स। आपने कॉइन को 5 बार टॉस किया। अब टॉस आप 5 बार करो, चाहे 10 बार करो, चाहे 20 बार करो, चाहे 50 बार करो, है तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप थ्रो करोगे हेड की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहनी है। तो जो p आएगा, यानी जो x को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके, हेड के लिए, लेट x रिप्रेजेंट, क्योंकि इसी का आपको निकालना है यहाँ पर, तो ये हमारी सक्सेस है, नंबर ऑफ हेड। n की वैल्यू आपके पास 5 है, टोटल आप 5 बार टॉस कर रहे हो, p की वैल्यू 1/2 है और q की वैल्यू 1/2 है। कॉइन को तो आप जब भी करोगे p और q दोनों की वैल्यू 1/2 ही होगी,
क्योंकि ये चेंज होगी नहीं। हाँ, अगर बायस्ड कॉइन है तो चेंज हो सकती है, बाकी किसी केस में चेंज नहीं होगी। फेयर कॉइन है तो आँख मीच के लिख दो 1/2 1/2। पर आँख मीच के लिखोगे कैसे? लिखने के लिए आँख तो खोलनी पड़ेगी ना, ठीक है, आँख खोल के लिखना। अब उसके बाद ये पहले वाला पार्ट है, उसमें कहता है कि एटलीस्ट 4 हेड। अब एटलीस्ट 4 हेड का मतलब है कि कम से कम 4 हेड। अब कम से कम का मतलब है कि 4 मिनिमम लिमिट है, 4 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है आपके पास? 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, 6 हो सकती है क्या? जब आप फेक ही थ्रो 5 बार रहे हो, ठीक है, थ्रो ही आप कॉइन को 5 बार कर रहे हो, तो x जो है वो 6 तो हो ही नहीं सकता है। नहीं, x का मतलब क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ हेड, तो वो 6 तो हो ही नहीं सकता। तो या तो ये केस बनेगा या फिर ये केस बनेगा। फार्मूला लगाओ दोनों में। फार्मूला था हमारे पास क्या? NCR वाला जो फार्मूला, ये अच्छी तरह याद कर लेना, ये पूरी एक्सरसाइज में यही चलेगा। तो n का मतलब है यहाँ पर 5 बार आप टॉस कर रहे हो, r की वैल्यू होगी 4, ठीक है, p मतलब सक्सेस, इसकी पावर ये आ जाएगी 4, फेलियर की आ गई 1, प्लस अब x इक्वल्स टू 5 लेंगे आप तो आएगा 5c5 1/2 की पावर 5। आगे करोगे 1/2 की पावर तो वो 0 ही आएगी। 5c4 को सॉल्व करेंगे तो 5 आया, 1/2 को पावर 4 है तो ये आ जाएगा 1/16, और 2 यहाँ पर है तो ये आ जाएगा 1/32 बन जाएगा। 5c5 हो जाएगा 1, ये हो गया 1/32, ये हो जाएगा 1, तो ये आएगा 5/32, उधर से आया 1/32, यानी बनेगा 6/32, और 2 से कैंसिल करके बनेगा 3/16। तो फर्स्ट का तो आंसर आ गया हमारा 3/16। तो इसका सेकंड पार्ट है, उसमें कह रहा है एटमोस्ट 4 हेड। तो एटमोस्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 हेड। अब ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब कितना हो सकता है? मिनिमम, ये ज़्यादा की लिमिट दी रखी है, मिनिमम कहाँ तक जाएगा? मिनिमम 0 तक आ सकता है कि एक भी हेड नहीं आया भाई, सीधी बात ख़त्म। तो यहाँ पर आपके पास P0 से लेकर P1 P2 P3 P4 4 तक ही जा सकता है बस, क्योंकि उसने ज़्यादा की लिमिट दे रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हेड। अब एक तरीका तो ये कि हम इन सब के अंदर फार्मूला लगाएं, सबको सॉल्व करें, या फिर दूसरा छोटा तरीका भी है। छोटा तरीका क्या है? ये हमें पता है कि कोई भी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके जितने भी एलिमेंट्री इवेंट आते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर कौन सा इवेंट रह गया है? सिर्फ एक इवेंट 5 ही तो रह गया ना। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, P0 P1 P2 P3 P4 P5, तो इन सब का सम किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है। तो हम ऐसे निकालने की बजाय हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको उधर ले जाते हैं 1 - P5, तो इसके बराबर ही तो बनेगा। तो यानी ये सारा निकालने की बजाय आप इसको कर दो 1 - P5। अब यहाँ पर P5 की वैल्यू देखो आपकी कितनी थी? 1/32, तो सीधा आप यहाँ पर पुट कर दो, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 31/32। तो इस तरह से ये फार्मूला आपको लगाना है और क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ भाई। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ भी कॉइन है, 6 बार हमने टॉस करा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड? एग्जैक्टली 4 हेड का मतलब है सीधा x की जगह आपको 4 रखना है, r की जगह 4 रखना है, ठीक है। एटलीस्ट 4 हेड, एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम 4 हेड। तो उसी तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। अब क्योंकि कॉइन आप टॉस कर रहे हो, 6 बार टॉस कर रहे हो, तो n की वैल्यू 6 है, p की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू भी 1/2। तो पहले कहता है कि भाई आपको निकालना है एग्जैक्टली 4, यानी p4 निकालना है। तो 6c4 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 6 - 4 यानी 2। एक बार ये पावर रखनी है जो नीचे लिखोगे, एक बार इन दोनों को माइनस करके लिखना है। 6c4 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 15, ये हो गया 1/16, ये आ गया 1/4, तो आंसर आया 15/64। ठीक है, ये तो हमारे पास आंसर आ गया एग्जैक्टली 4 हेड का। अब चाहिए में एटलीस्ट 4 हेड। एटलीस्ट 4 हेड के लिए फिर वही करेंगे आप, P4 निकालना है, P5 निकालना है और यहाँ पर 6 तक जाना है क्योंकि 6 बार टॉस हो रहा है। तो P4 की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो 15/64, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। P5 की निकालेंगे 5c5 1/2 की पावर 5
और 1/2 की पावर सॉरी यहाँ पर आएगा 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, यहाँ पर आ जाएगा 6 1/2 की पावर 6। तो ये तो आपके पास 15/64 है ही। 65 को सॉल्व करेंगे, 6 आ गया और नीचे ये 64 ही आएगा। यहाँ पर 6 ही हो गया 1, नीचे यहाँ भी 64 आएगा। 15 + 6 21 + 1 22/64, कैंसिल करोगे 2 से तो आंसर बनेगा 11/32। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में कहता है कि x डिनोट द नंबर ऑफ हेड इन ए सिंगल टॉस ऑफ ए 4 फेयर कॉइन। अगर आपने 4 फेयर कॉइन को टॉस किया या एक कॉइन को 4 बार टॉस किया, बात दोनों सेम ही है, तो n की वैल्यू आपके पास 4 है और कॉइन है तो p की वैल्यू 1/2 है, q की वैल्यू भी 1/2 है। अब पहले वाले केस में कह रहा है x = 3। ऐसे लिख लो x = 3 या सिंपल ऐसे p3 लिखोगे, बात दोनों एक ही है। ठीक है, कई जगह मैं ऐसे लिख दूंगा तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बना 4c3 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 1। 4c3 को सॉल्व करोगे 4 आ जाएगा, 1/2 की पावर 3 करेंगे ये आ गया, 1/2 एक और है तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट, सेकंड में कहता है लेस देन 2। अब लेस देन 2 के अंदर क्या होगा? लेस देन 2 के अंदर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है। 2 हो सकता है क्या? उसने बोला लेस देन 2, तो लेस देन 2 का मतलब उसमें 2 नहीं आएगा। P0 या फिर P1, तो P0 निकालते हैं। कॉइन कितनी बार टॉस हुआ था? 4 बार। 4C0 1/2 की पावर 0, फिर 1/2 की पावर 4, 4C1 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 3। 4C0 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये आ जाएगा 1/16। 4C1 आ गया 4, इधर से आ गया 1/2, 1/8। तो ये 1/16, ये 4/16, तो ये बन गया टोटल मिलाकर आपके पास 5/16। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपसे पूछा है? लेस देन इक्वल्स टू 2। दो या उससे छोटा, तो 2 या उससे छोटा तो उसमें P0 आएगा, P1 आएगा और P2 भी आएगा। तो P0 की वैल्यू तो आपने निकाली थी 1/16, P1 की वैल्यू 4/16 निकाल रखी है, P2 की निकाल लेते हैं 4C2 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 2। तो इन दोनों को सॉल्व करके बन गया 5/16 प्लस यहाँ से 4C2 को सॉल्व करेंगे तो बनेगा 6 और नीचे आपका 16 ही आएगा सॉल्व करके, तो ये बनेगा 11/16। उसके बाद रहेगा हमारे पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ में कह रहा है कि P x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, कि x की वैल्यू 1 से तो बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है या उसके बराबर है। तो यानी आपको P की वैल्यू 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 से तो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 3 ले सकते हो क्योंकि 3 के इक्वल दिया हुआ है साइन, ऐसे दिया हुआ है ना। हाँ, तो P2 की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर 6/16। P3 की हमने यहाँ निकाल रखी है कितनी? 1/4। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, 10/16 यानी 5/8। चेक कर लो एक बार सारे आंसर, 1/4, 5/16, 11/16 और 5/8। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 10 कॉइन आर टॉस्ड, 10 कॉइन को टॉस किया गया। अब 10 कॉइन को टॉस किया गया या एक कॉइन को 10 बार टॉस किया गया, बात दोनों सेम ही रहेंगी। तो n की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर 10। अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 8 हेड, कि कम से कम 8 हेड होने चाहिए। तो जब कॉइन को हम टॉस करते हैं तो P की वैल्यू 1/2 रहती है, Q की वैल्यू भी 1/2 रहती है।
अब एटलीस्ट 8 का मतलब हो गया कि कम से कम 8 हेड होने चाहिए। तो कम से कम की लिमिट आपको दे रखी है, मतलब P8 आप निकाल लो, P9 निकाल लो और P10 निकालो। ठीक है, क्योंकि कम से कम 8 की लिमिट दी है तो 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं और फिर 10 भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप फार्मूला लगा दो। तो 10C8 1/2 की पावर 8 एंड 1/2 की पावर 10 में से 8 माइनस करेंगे, आ गया 2। यहाँ पर आ जाएगा 10C9 1/2 की पावर 9 और 1/2 की पावर 1। फिर इधर आएगा 10C10 1/2 की पावर 10। आगे कर लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पावर 0 हो जाएगी, 10 में से 10 माइनस करेंगे तो। अब यहाँ पर देखो 10C8 को सॉल्व करोगे तो बनेगा 45। यहाँ पर 1/2 की पावर 8 है, इधर 1/2 की पावर 2 है, तो यानी 1/2 की पावर बनेगी 10 और 2 की पावर 10 होता है 1024। 10C9 को सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा और यहाँ पर तो यही आएगा नीचे। 10C10 को सॉल्व करेंगे 1 आएगा और नीचे ये आ गया। अब डिनोमिनेटर तीनों का देखो सेम आ रहा है, तो ये 45/1024 है। कुछ काटने की ज़रूरत अभी है नहीं, जो भी काटना पीटना है इसको लास्ट में करना आप। और 45 और 10 55 प्लस 1 56/1024। 4 से आप इसे काट लो, 8 से भी कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो ये आ जाएगा और 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 7/128। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पर कॉइन से हटके कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन आए। अभी तक सारे कॉइन के क्वेश्चन चल रहे थे। अब कह रहा है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर कार्ड का क्वेश्चन आया तो इसने वर्ड आपको दे दिया रिप्लेसमेंट। जब तक कॉइन के क्वेश्चन चल रहे थे कुछ नहीं बोल रहा था, तो वो आपको खुद समझना था कि वो रिप्लेसमेंट हो रही है। तो अगर विद रिप्लेसमेंट होती है आपके पास और हमें करना क्या है, वेल शफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 कार्ड्स आर ऑफ डायमंड। अब यहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डायमंड कार्ड को, नंबर ऑफ डायमंड कार्ड। अब आपको जो टोटल कार्ड है उसमें से निकालने कितने हैं, कार्ड तो आपके पास टोटल 52 हैं, लेकिन निकालने कितने हैं, निकालने जो हैं वो आपका n है। ठीक है, तो 4 कार्ड आपको निकालने हैं। तो कार्ड जो n होगा 52 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, जितने कार्ड आपको निकालने हैं वो n होगा। तो n की वैल्यू तो है 4। अब x की वैल्यू आपको क्या लेनी है, x की वैल्यू कह रहा है कि भाई एटलीस्ट 3 कार्ड्स आर डायमंड, कि कम से कम 3 कार्ड डायमंड के होने चाहिए। तो कम से कम 3 कार्ड का मतलब हो गया कि x की वैल्यू 3 आपको लेनी है और 4 लेनी है, क्योंकि कार्ड तो 4 ही निकालने ना, उसमें कम से कम 3 डायमंड के होने चाहिए। तो P3 और P4 ये आपको फाइंड करना है। अब उसके लिए P और Q की जरूरत पड़ेगी। तो P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस क्या है यहाँ पर, सक्सेस है डायमंड कार्ड। डायमंड के कार्ड कितने होते हैं, कार्ड खेलते हो नहीं खेलते हो, थोड़ा बहुत खेल लिया करो ताकि कार्ड की नॉलेज हो जाए। ठीक है, लत नहीं बनाना, लेकिन हाँ खेलो, दिमाग का खेल होता है, कभी कभी खेलो। तो जो डायमंड कार्ड होते हैं, डायमंड कार्ड होते हैं आपके 13। ठीक है, डायमंड, स्पेड, क्लब और एक और होता है, कौन सा होता है, स्पेड हो गया, क्लब हो गया, डायमंड हो गया, हार्ट हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये 4 टाइप के कार्ड होते हैं। डायमंड कार्ड होते हैं आपके पास 13। तो 13/52 यानी आप लिख सकते हो 1/4। P अगर 1/4 है तो Q आ जाएगा 3/4, क्योंकि P और Q दोनों का सम 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से अभी वैल्यू पुट करो आप, n की वैल्यू कितनी है, 4 कार्ड आप निकाल रहे हो तो 4C3। P की वैल्यू है 1/4, तो 1/4 की पावर 3 और 3/4 की पावर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगी 1। जब आप P4 निकालेंगे तो आएगा 4C4 और 1/4 की पावर 4। 4C3 को सॉल्व करेंगे तो 4 बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/64, ये आ गया 3/4। 4C4 आ गया 1, इसको करेंगे तो 1/4 की पावर 4 हो जाएगा 256। अब यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12। इस 4 को इस 4 से मत काटो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। 12/256, क्योंकि अब डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया, आपको एलसीएम वेलसीएम कुछ नहीं लेना, सीधा ऐड कर देना है।
13/256 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, फिर दोबारा कॉइन पर आएगा घुमा फिरा कर। ठीक है, कॉइन को 4 बार टॉस किया तो n 4 आ गया। इफ n इज द नंबर, x इज द नंबर ऑफ हेड ऑब्जर्व, ये आपके पास x हो गया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है मतलब वही टेबल आपको बनानी है। तो आपको सबका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, x की वैल्यू 0 का, x की वैल्यू 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपने जो पीछे कम्बिनेशन का फार्मूला किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक्सरसाइज में 9.2 में, तो यहाँ पर आप जो अभी हम फार्मूला कर रहे हैं बर्नौली टाइल वाला वो लगा सकते हो, इतना डिफरेंस आएगा बस। ठीक है, अब x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है 0, टोटल आपने 4 बार टॉस करना है, तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी? कॉइन को आप 4 बार टॉस कर रहे हो, 4C0, और p और q की वैल्यू क्या है? कॉइन को अगर टॉस कर रहे हैं तो p भी यही रहेगा और q भी यही रहेगा, तो 4C0 का मतलब आ गया 1/2 की पावर तो 0, यानी p की पावर 0 और q की पावर 4 - 0 मतलब 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/16। 1 का मतलब है कि 4C1, 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, 4C1 को आएगा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो यही रहेगा 1/16 ही, क्योंकि ऊपर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 2 की पावर इधर 3 है, इधर 1 है, तो 2 की पावर तो 4 ही बनेगी, तो ये बन जाएगा आपका 4/16। अब आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, आगे कुछ नहीं करना है, तो आप इसको कैंसिल कर लो। उसके बाद आ जाओ 2 पे, 2 का मतलब हो गया 4C2, तो 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 2, 4C2 का मतलब हो गया कितना? 6, यहाँ पर ये वही रहेगा 6/16, कैंसिल करोगे आ जाएगा 3/8। 4C3, 1/2 की पावर 3, 4C3 भी 4 होता है, ये तो वही रहेगा 4/16, और 4C4 तो 1/2 की पावर 4, तो ये 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/16। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आपसे पूछा जाएगा ना, टेबल बनाकर इस तरह से एक्सप्रेस कर देना, खाली ऐसे मत छोड़ देना। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4। प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/16, 1/4, 3/8, 1/4, 1/16, 16, 1/4, 3/8, 1/4, 1/16। अब आंसर निकाल के आप चेक कर सकते हो कि इन सब का सम 1 आ रहा है नहीं आ रहा। जब सम चेक करोगे तो इसको चेक करना, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है। एक ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 और 6 11, 4 15 और 1 16, 16/16 यानी 1। आंसर आपका ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, और पूछता क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेज ऑफ ए डाई। डाई को आपको 2 बार टॉस करना है, डाई को 2 बार टॉस करना है, यानी n की वैल्यू तो आ गई 2। व्हेन ए सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पर सक्सेस क्या है? x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट नंबर ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 नंबर आपका कब कब हो सकता है? ठीक है, जब आपने कॉइन को, डाइस को 2 बार टॉस किया, जब आप दोनों नंबर निकालोगे तो हो सकता है कि दोनों में से एक बार भी ऐसा हो कि नंबर आपका 4 से बड़ा ना आए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है कि एक बार नंबर 4 से बड़ा आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बार, दोनों बार नंबर 4 से बड़ा आ जाए। तो दोनों केस हो सकते हैं। अब इसको आप सैम्पल स्पेस बना के भी कर सकते हो, लेकिन हम बर्नौली ट्रायल से कर रहे हैं तो हम उसी से करते हैं। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी होगी? आपने 2 बार टॉस किया। अब जो प्रोबेबिलिटी है कि जब आप डाइस को थ्रो करते हो तो नंबर 4 से बड़ा अगर आता है तो क्या आ सकता है? 4 से बड़ा 5 भी आ सकता है,
और 4 से बड़ा 6 भी आ सकता है, यानी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जब आप 4 से बड़ा नंबर ला सकते हो। तो P की वैल्यू क्या बनेगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या बनेगी, ये आ जाएगा 2/6 और फेलियर आ गया आपके पास 2/3। तो जब हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू 0 का मतलब है कि दोनों बार में से हर बार ऐसा हुआ है कि नंबर 4 से बड़ा नहीं आया। तो मतलब प्रोबेबिलिटी क्या बनी आपकी, 2 बार हमने टॉस किया, 2C0 1/3 की पावर 0 2/3 की पावर 2, ये p की पावर 0, ये q की पावर n-r यानी 2-0। तो 2-2C0 करोगे 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये आ जाएगा 4/9। अगर 1 आता है, 1 का मतलब है कि एक बार तो 4 से बड़ा आ रहा है लेकिन एक बार नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसमें 2C1, तो 1/3 की पावर 1 2/3 की पावर भी 1, तो 2C1 तो 2 आ गया, इधर से 1/3 और इधर से 2/3, तो ये आ गया 4/9। अगर दोनों बारी 4 से बड़ा आ जाए तो इसका मतलब हो गया 2C2 और 1/3 की पावर 2, तो 2C2 हो जाएगा 1 और ये हो गया 1/9, तो ये बन गया 1/9। अब देखो 4 ये 4 है 8 हो जाएगी 9 9/9, यानी आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, अब इसको टेबल में डाल के छोड़ देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनाना है ऑफ नंबर ऑफ डबलेट। नंबर ऑफ डबलेट, डबलेट क्या होते हैं, डबलेट क्या होते हैं, डबलेट क्या होते हैं, डबलेट होते हैं जब आप डाइस को थ्रो करते हो, पेयर को, ठीक है, दो डाइस को इकट्ठे थ्रो करते हो तो जब सेम नंबर आते हैं उसको बोलते हैं डबलेट। तो डबलेट होते कितने हैं टोटल, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6 डबलेट होते हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लें यहाँ पर तो ये आएगा 6/36। 36 कहाँ से आया, जब भी हम डाइस के पेयर को थ्रो करते हैं तो टोटल इवेंट बनते हैं 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6 और क्यू आ जाएगा आपके पास 5/6। अब हम पेयर को कितनी बार फेंक रहे हैं, 3 थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाई, 3 थ्रो मतलब n की वैल्यू आ गई 3। अब निकालना क्या है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बताने का तरीका हमारे पास है ही अब कि हम x की वैल्यू 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे और 3 लेंगे। तो 0 का मतलब आया 3C0, p की वैल्यू क्या है 1/6, इसकी पावर 0, 5/6 की पावर 3, तो ये भी 1, ये भी 1, 5 की पावर 3 करेंगे 1 2 5 6 की पावर करेंगे तो 2 1 6। 1 का मतलब आ गया 3C1 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 2, तो 3C1 तो आ गया 3, ये आ गया 1/6, ये आ जाएगा 25/36, यानी बनेगा 75/216। 2 का मतलब हो गया 3C2 1/6 की पावर 2 5/6 की पावर 1, तो 3C2 को सॉल्व करेंगे तब भी 3 रहेगा, 1/6 का स्क्वायर 5/6, तो ये बन गया 15/216। 3 का मतलब आ गया कि तीनों बार आपके पास डबलेट आ रहा है, तो 1/6 की पावर आ गई 3, ये 1 हो गया, ये आएगा आपके पास 1/216, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8, 125 75 15 और 1। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन ही फाइंड करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स 3 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। यहाँ पर अब कार्ड का क्वेश्चन आ गया तो रिप्लेसमेंट वर्ड इसने दे दिया, ठीक है। 52 कार्ड है, 3 कार्ड आपको निकालने हैं, तो 3 कार्ड निकालने का मतलब है n की वैल्यू आ गई 3। कार्ड कौन से निकालने हैं, नंबर ऑफ क्वीन। क्वीन कितनी होती है टोटल, 4 क्वीन होती है ना, तो p की वैल्यू कितनी बनेगी 4/52 और q कितना आ जाएगा 12/13। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो वही x की वैल्यू 0, एक भी क्वीन नहीं आई, 1 का मतलब एक क्वीन, 2 का मतलब 2 क्वीन और 3 का मतलब तीनों के तीनों क्वीन आ गए। तो px निकालो,
3c0 1/13 की पावर 0 12/13। तो 12 का अगर आप क्यूब करोगे तो आएगा 1728 और इसका आएगा 2197। यहाँ पर 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो बस यही बचेगा आपके पास। 1 का मतलब हुआ 3c1 1/13 की पावर 1 12/13 का स्क्वायर। तो वही 3c1 3 आ गया, 1/13 12 का स्क्वायर आएगा 144, नीचे आएगा 13 का स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 432, नीचे वही आएगा 2197। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आएगा 3c2 1/13 की पावर 2 12/13। 3c2 भी 3 आएगा, 1/13 का स्क्वायर करोगे तो 169, 12/13 यानी 36/2197। 3c3 1/13 की पावर 3, 3c3 आ जाएगा 1 इंटू 1/2197। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन आया। क्वेश्चन नंबर 10 में अब कहता है कि आपके पास एक अर्न है जिसके अंदर 5 वाइट बॉल हैं और 3 ब्लू बॉल हैं। इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1, 2 बॉल निकालनी है आपको, यानी n की वैल्यू 2 है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वाइट बॉल। x क्या है यहाँ पर? वाइट बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या बनेगी? वाइट बॉल है आपके पास 5, टोटल बॉल है आपके पास 8, तो q क्या बन जाएगा? 3/8। अब इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। x की वैल्यू 0 1 2। 0 का मतलब एक बॉल भी वाइट नहीं आएगी, 1 का मतलब एक वाइट और 2 का मतलब दोनों की दोनों वाइट। तो अब यहाँ पे क्योंकि रिप्लेसमेंट वाला केस है, ठीक है, यहाँ लिखा है ना विद रिप्लेसमेंट, ये लिखा हुआ। तो 2c0 5/8 की पावर 0 3/8 की पावर 2। तो ये भी 1, ये भी 1, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 8 का आ गया 64। 1 लेंगे तो 2c1 5/8 की पावर 1 और 3/8 की पावर भी 1। तो 2c1 आएगा 2, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो आ जाएगा 30/64। इसको आप कैंसिल कर लेना, कितने से हो जाएगा? 2 से ही होगा, 15/32। 2 का मतलब आ गया 2c2 5/8 की पावर 2। तो 2c2 1 होता है, 5 का स्क्वायर आ गया 25, 8 का हो गया 64। तो ये बन गया आपके पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन। एक आ गया 9/64, 15/32 और 25/64। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कह रहा है कि एक लॉट है हमारे पास, 30 बल्ब्स का लॉट है टोटल, ठीक है। अब उसके अंदर 6 डिफेक्टिव बल्ब है। ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन। हमें 4 बल्ब का सैंपल निकालना है। तो 4 बल्ब का सैंपल निकालना है तो n की वैल्यू हो गई 4। विद रिप्लेसमेंट दे रखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव यहाँ पर सक्सेस है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? डिफेक्टिव बल्ब आपके पास कितने हैं? 6 आउट ऑफ 30। तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 1/5 और Q की आ जाएगी 4/5। तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो वही x की वैल्यू 0 1 2 3 4, क्योंकि 4 डिफेक्टिव बल्ब तक निकल सकते हैं। अब यहाँ से आप निकालो px, तो वही 4c0 1/5 की पावर 0 4/5 की पावर 4। ये भी 1, ये भी 1, 4 की पावर 4 करते हैं तो आ जाएगा कितना? 256, और 5 की पावर 4 करेंगे आ जाएगा 625। 4c1 1/5 की पावर 1 और 4/5 की पावर 3। 4c1 करेंगे 4 आएगा और 4 की पावर 3 मतलब 64 इंटू 4, ये भी आ जाएगा 256 अपॉन में 625। फिर करते हैं 4c2 1/5 की पावर 2 4/5 की पावर भी 2। 4c2 आ जाएगा आपके पास 6
और 4 की पावर 2 हो जाएगा 16, 16 6 जा 96, नीचे ये रहेगा 625। 4C3 1/5 की पावर 3, 4/5 की पावर 1, तो 4C3 आ गया 1, सॉरी 4, 4 इधर आ गया, 4 ये है 16, नीचे रहेगा 625। 4C4 ये भी 1, ये ऊपर तो 1 है ही, तो 1/625। ठीक है, चेक कर लो, 256, 256, 96, 16 और 1। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर हो गए 11। आज की इस वीडियो के अंदर ये 11th क्वेश्चन तक करते हैं। अभी 22 क्वेश्चंस हैं, 11 क्वेश्चन अभी बाकी और हैं, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तब तक आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी करने की कोशिश करो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।